प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 का वीडियो का दूसरा भाग है। तो इससे पहले कि आप मेरा वीडियो देखें, आप अपने फ़ोन पे जाएं, स्मेरू ठाकुर सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन बनी होती है उस पर उसको क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहें। कमेंट करें कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो ये जो वीडियो पार्ट 2 है, इसमें हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। पहले पार्ट में हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है तो आपको खुद डिसाइड करना है, पर मैं आपको दोनों विधियों से इस सवाल को करके बताऊंगा। तो ये आपके पास 2 समीकरण दिए हैं, 8x जमा 5y बराबर 9 और 3x जमा 2y बराबर 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है कि पहले तो हमने दोनों समीकरण लिख दिए। अब आप एक समीकरण, पहले समीकरण से x का मान ले लेंगे और उसको नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान ले लेंगे। तो x कितना आ जाएगा, 5y इस तरफ चला जाएगा तो 9 माइनस 5y, तो 8x आ जाएगा 9 माइनस 5y, x आ जाएगा 9 माइनस 5y बटा 8। ये आ गया आपके पास समीकरण 3। अब ये जो x का मान है इसको आपको समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 3 से x का मान जो है वो समीकरण 2 में रखना है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, 3 गुणा 9 माइनस 5y बटा 8 जमा 2y बराबर 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो आपका जो हर है उसमें बटा 8 है, मतलब आपके पास भिन्न है एक तरह से। और इस भिन्न को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर दोगे तो ये भिन्न हट जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा करना है। तो जैसे ही आप इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा और रह जाएगा 3 गुणा 9 माइनस 5y। यहाँ 8 दूने 16y हो जाएगा और यहाँ 8 चौके 32 हो जाएगा और आपकी भिन्न हट गई। अब आपने 3 को अंदर गुणा करना है, 3 9 27, 3 पंजे 15 माइनस 15y जमा 16y बराबर 32। अब 16y में से 15y चले गए, रह गया y, और 27 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 32 में से 27 माइनस करेंगे और 32 में से 27 आप माइनस करते हो तो रह जाता है आपके पास 5। तो y आ गया आपके पास 5। अब इस y का मान आपने समीकरण 3 में रखना है। आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप 3 में रखें। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x आपके पास आ जाएगा, x बराबर है 9 माइनस 5 गुणा 5 बटा 8, 5 5 होते हैं 25, 9 माइनस 25 बटा 8। 9 में से 25 माइनस किया माइनस 16 बटा 8, और ये कट के रह जाएगा आपके पास 8 एकम 8, 8 दूने 16 मतलब -2। तो आपके पास उत्तर आ जाएगा x बराबर है -2। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल किया। तो प्रतिस्थापन विधि मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, तो बहुत आसान है। तो अब हमने क्या करना है, वज्र गुणन विधि से इसको हल करना है। तो इसी प्रश्न को अब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो आपके पास जो दिए गए समीकरण है वो है 8x जमा 5y बराबर 9 था। तो अब हमने इसको व्यापक रूप में लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वज्र गुणन विधि जब भी आप कर रहे हो तो आपको समीकरण को व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो 23/12 का सूत्र लगाना है उसके लिए हमें व्यापक रूप में ही इसको लिखना होता है। तो अब क्या करना है, हमने लगाना है सूत्र 23/12 का। कौन सा सूत्र लगाना है, सूत्र लगाना है 23/12 का। तो 23/12 का सूत्र लगाएं यहाँ पर। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको क्लियर होगी वज्र गुणन विधि। तो हम सीधे 23/12 का सूत्र लगा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे देखिए आप क्या है, 5 और 2, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 2। तीसरे नंबर पे है -9 और -4। पहले नंबर पे है 8 और 3, और दूसरे नंबर पे है 5 और 2। लगा दीजिए तीर के निशान, ऊपर लिख दीजिए x, y और 1। अब जो आपके पास हल आ जाएगा वो आ जाएगा x बटा
पाँच चौके हो गए 20 माइनस 20, 9 दूने 18, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 18। वैसे ही y बटा माइनस 9 गुणा माइनस 9 गुणा 3 हो गए माइनस 23। अब माइनस फिर एक बार माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, 8 चौके 32, 1 बटा 8 दूने 16 माइनस 5 दिए 15। तो इस तरह से देखिए आप वज्रगुणन विधि से कितनी आसानी से हल निकल रहा है। आप 18 में से 20 माइनस किए तो रह जाएंगे -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। 32 में से 27 माइनस किए रह गए 5, और 16 में से 15 चले गए रह गया 1। तब हमने क्या करना है, पहला और तीसरा लेना है समीकरण, और दूसरा और तीसरा लेना है। पहले और तीसरे से x का मान निकल जाएगा, दूसरे और तीसरे से y का मान निकल जाएगा। तो x बटा -2 बराबर 1/1, वैसे ही y बटा 5 बराबर है 1/1। तो x आ जाएगा आपके पास यहाँ पर -2 और y आ जाएगा यहाँ पर 5। तो देखिए वही मान निकला जो हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाला था। तो वज्रगुणन विधि मुझे तो बहुत आसान लगती है। अब आपका पता नहीं है, अब आपने देखना है कौन सी विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लगती है, उसी हिसाब से आपने इसका आंसर देना है। वैसे ही चलते हैं अगले प्रश्न पे, चौथा प्रश्न, जिसका पहला भाग है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग तो इसका फिक्स है, वो आपको देना ही देना है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ₹1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय तो फिक्स है, इसको हम x मान लेते हैं, और प्रतिदिन का जो भोजन का मूल्य है उसको हम y मान लेंगे। तो माना मासिक व्यय का नियत भाग x, और माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है वो y है। अब पहली शर्त के अनुसार क्या है, वो कितने दिन भोजन कर रहा है, 20 दिन भोजन कर रहा है। तो इसका मतलब x तो फिक्स रहेगा, तो मतलब हमारे पास समीकरण आ जाएगा x जमा 20y बराबर है 1000। तो पहला जो समीकरण आपका आ जाएगा वो आ जाएगा, जब विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, इसलिए x जमा 20y बराबर है 1000। तो इस तरह का प्रश्न हम काफ़ी कर चुके हैं इससे पहले भी, कि जिसमें एक नियत व्यय होता है, तो उसमें इस तरह की इक्वेशन बनती है, x फिक्स रहेगा, y में ही आपके चेंज होगा। तो ये आ गया आपके पास x जमा 20y बराबर है 1000। इसको आप व्यापक रूप में लिख देंगे, x जमा 20y माइनस 1000 बराबर है 0। अब जो दूसरी शर्त है, अब 26 दिन के लिए वो 1180 रुपये अदा कर रहा है, तो मतलब x जमा 26y क्या आ जाएगा आपके पास 1180। तो x जमा 26y बराबर है 1180। इसको भी व्यापक रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा x जमा 26y माइनस 1180 बराबर है 0। तो ये आपके पास दो समीकरण बन गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो हम इन दोनों समीकरणों को किससे हल करेंगे, वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्रगुणन विधि आपको पता है क्या करना होता है, सूत्र लगाना होता है 23/12 का। कौन सा सूत्र लगाना होता है आपको 23/12 का। तो 23/12 का सूत्र लगा लीजिए। तो दूसरे नंबर पे है 20 और 26, तीसरे नंबर पे -1000 और -1180, पहले नंबर पे 1 और दूसरे नंबर पे 20 और 26। तीर के निशान लगा दीजिए, x y और 1 ले लीजिए। और अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x बटा 20 गुणा -1180। तो 20 को जब आप -1180 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -23,600। अब माइनस दोबारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1000 को 26 से गुणा किया आ गया 26,000। वैसे ही y बटा -1000 को 1 से गुणा किया रह गया -1000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1180 को 1 से गुणा किया आ गया 1180। वैसे ही 1 बटा 26 एकम 26 माइनस 20 एकम 20। अब 26,000 में से आप 23,600 माइनस कर लीजिए तो रह जाएंगे 2,400, और 1180 में से 1000 माइनस कर लीजिए तो रह जाएगा आपके पास 180, और यहाँ पर 26 में से 20 माइनस किए तो रह गया 1/6। तो आपको क्या करना है, पहली और तीसरा समीकरण लेना है, दूसरा और तीसरा लेना है। एक से x का मान निकल जाएगा, दूसरे से y का मान निकल जाएगा। तो x बटा 2400 आ गया 1/6 के बराबर, y बटा 180 आ गया 1/6 के बराबर। तो x आ जाएगा आपका 2400/6। तो 2400/6 कितना होता है 400। तो x आ जाएगा आपका 400। y आ जाएगा 180/6, और 180/6 कितना होता है 30।
तो y आ जाएगा आपके पास 30। तो अतः जो मासिक व्यय का जो नियत भाग था वो था 400 रुपये, और जो प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य था वो था 30 रुपये। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से बहुत आसानी से हल कर दिया। अब चलते हैं वैसे ही अगले प्रश्न पे। चौथे प्रश्न का ही दूसरा भाग है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें भिन्न माननी पड़ेगी। तो माना अंश बराबर x है, हर बराबर y है, और भिन्न जो होगी वो x/y होगी। तो अब आपने क्या पहले ही आपके स्टेटमेंट क्या दिए है कि अंश से 1 घटाना है तो भिन्न हो जाएगी 1/3। तो x में से 1 घटाएंगे, y को वैसा ही रहने देंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/3। मतलब x - 1/y बराबर है 1/3। तो ये बन गया आपके पास पहला समीकरण, x - 1/y बराबर है 1/3। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 को यहाँ गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3x - 3, y को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा बराबर है y। अब y को इस तरफ ले आइए और समीकरण को व्यापक रूप में लिख दीजिए, तो समीकरण बन जाएगा 3x - y - 3 बराबर है 0। तो ये आपका पहला समीकरण आ गया। वैसे ही दूसरी शर्त क्या है, हर में 8 जोड़ना है, भिन्न हो जाएगी 1/4। तो x/y जमा 8 जो है वो 1/4 के बराबर आ जाएगा। तो x/y जमा 8 बराबर है 1/4। इसको भी वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 को x से गुणा किया आ गया 4x, y जमा 8 को 1 से गुणा किया आ गया y जमा 8। इसको व्यापक रूप में लिख दिया, 4x - y - 8 बराबर है 0। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण। तो अब ये दो समीकरण हैं जिनको हमने हल करना है, तो हम इन दोनों समीकरणों को लिख देते हैं। तो ये दो समीकरण है आपके पास, 3x - y - 3 बराबर है 0 और 4x - y - 8 बराबर है 0। अब लगाएंगे हम सूत्र 23/12 का। तो 23/12 का सूत्र लगा लीजिए। दूसरे नंबर पे देखिए आप -1 है, तीसरे नंबर पे -3 -8 है, पहले नंबर पे 3 और 4 है, और दूसरे नंबर पे -1 और -1 है। लगा दीजिए तीर, ऊपर लगा दीजिए x y और 1, और आप इसको कैसे लिखेंगे, x बटा, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ माइनस माइनस 3 बार आ गए तो माइनस ही आएगा, तो 8 - 3, y बटा -12, यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 3 24, 1 बटा -3, यहाँ प्लस हो जाएगा 4। तो अब इसको हमने हल करना है, x बटा 8 में से 3 गए 5, 24 में से 12 गए 12, और 4 में से 3 गए 1। तब क्या करना है आपको, पहला और तीसरा लेना है, उससे x का मान निकल जाएगा, दूसरा और तीसरा लेंगे तो उससे y का मान निकल जाएगा। तो x बटा 5 आ गया आपका 1/1, और y बटा 12 आ गया 1/1। तो x 5 आ जाएगा और y यहाँ पर 12 आ जाएगा। और आपको पता है भिन्न क्या है, x बटा y, तो भिन्न क्या आ जाएगी आपके पास 5/12, इसलिए भिन्न बराबर है 5/12। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसके तीसरे भाग पे, चौथे प्रश्न के। अब ये क्वेश्चन है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या करना है, एक तो सही उत्तर है, एक गलत उत्तर है। तो हम क्या करते हैं, माना सही उत्तरों की संख्या जो है वो x मान लेते हैं, और वैसे ही अशुद्ध या गलत उत्तरों की संख्या हम क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो जो पहली शर्त है, पहले तो प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, x जमा y। तो यही हमको निकालना है बेसिकली कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब पहली जो शर्त है उसके अनुसार आपको क्या दिया है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो 3x - y, तब उसके अंक कितने आए, 40। तो 3x - y बराबर है 40। अब इसको व्यापक रूप में लिख देते हैं हम। तो 3x - y - 40 बराबर है 0। अब वैसे ही दूसरी शर्त है, सही उत्तर पर 4 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे। तो इसका मतलब कि 4x - 2y बराबर है 50।
इसको हम व्यापक रूप में लिखें तो 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर है 0। तब ये आपके पास दो समीकरण आ गए हैं। इन दोनों समीकरणों को आपने हल करना है। तो आप वैसे तो इस दूसरे समीकरण को आप देख सकते हैं कि 2 से पूरा भी भाग हो सकता है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, या आप एज इट इज़ रहने देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये दो समीकरण है आपके पास। इन दो समीकरणों को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? सूत्र। और वो सूत्र है 23/12 का सूत्र। तो लगा दीजिए 23/12 का सूत्र। दूसरे नंबर पे है -1 और -2, तीसरे नंबर पे है -40 -50, पहले नंबर पे 3 और 4, और दूसरे नंबर पे -1 और -2। लगा दीजिए तीर के निशान, ऊपर लिख दीजिए x y और 1, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 x बटा 50, यहाँ पर -3 बार आ जाएगा, तो -40 दूने 80, y बटा -40 गुणा 4 -160, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 दिए 150, 1 बटा 3 दूने 6 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा -1 -4, और प्लस होके +4 बन जाएगा। अब 50 में से 80 माइनस कर लीजिए आप, तो रह जाएंगे -30, 160 माइनस का और 150 प्लस का रह जाएंगे -10, और यहाँ 4 में से 6 माइनस किए रह जाएगा -2। अब पहले और तीसरे को ले लीजिए, दूसरे और तीसरे को ले लीजिए, तो x बटा -30 आ जाएगा 1 बटा -2, और y बटा -10 आ जाएगा 1 बटा -2। तो x आ जाएगा -30 बटा -2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x रह जाएगा 15, और वैसे ही y आ जाएगा -10 बटा -2, तो यहाँ y आ जाएगा 5। तो x 15 है और y 5 है, और कुल प्रश्न कितने थे? x जमा y, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? 15 जमा 5 मतलब 20। तो इसलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर है 15 जमा 5 बराबर है 20। तो उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न थे। वैसे ही हम चलते हैं चौथे भाग में, चौथे प्रश्न के। ये क्वेश्चन है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कि जो A से चलने वाली जो कार है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो B से चलने वाली कार है उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली शर्त के अनुसार क्या दिया है आपको वो बताना चाहूँगा मैं आपको। अब पहली शर्त में आपको दिया है कि जो A से एक कार चल रही है A से, ठीक है, तो जो A से जो आपकी कार चल रही है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास? x किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना चल पड़ेगी वो? 5x, ठीक है। तो ये जो आपकी कार चल रही है ये 5 घंटे में कितनी चल पड़ेगी आपके पास? 5x। तो वैसे ही जो आपके पास B से चल रही है कार वो भी क्या चल रही है? 1 घंटे में चल रही है y किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी? 5y। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पहली शर्त है उसके अनुसार जो 5x माइनस 5y है वो किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा, क्योंकि 5 घंटे में बेसिकली कितनी दूरी ये कवर कर रहे हैं? 5 घंटे में जो A जो कार है वो चल रही है 5x, और B जो कार है वो चल रही है 5y। अब ये माइनस क्यों होंगे? आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, दो गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो बेसिकली आपके बीच की दूरी कितनी होगी? आपके बीच की दूरी वही होगी। क्या करना पड़ेगा आपको? स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपके आगे कोई गाड़ी चली, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली है और आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली है, तो 1 घंटे बाद आपका और उस गाड़ी का जो डिफरेंस जो हो जाएगा, जो दूरी है वो कितनी रह जाएगी? 20 किलोमीटर। तो वैसे ही ये समीकरण भी बना आपका 5x माइनस 5y बराबर है 100, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रही है। तो एक ही दिशा में जब चल रही होंगी गाड़ियाँ
तो उसमें जो ये जो स्पीड है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 5x माइनस 5y आ गया 100 के बराबर। तो इस समीकरण को हम व्यापक रूप में लिखें तो ये समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 20 बराबर है 0, क्योंकि हमने इस पूरे समीकरण को क्या किया, 5 से भाग कर दिया। तो समीकरण आपका बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 20 बराबर है 0। तो 5 से भाग करने से यहाँ पर x रह गया, यहाँ पर y और यहाँ पर 20 रह गया, और उस 20 को हम इस तरफ ले आए तो x माइनस वाई माइनस 20 बराबर है 0। ये बन गया आपका समीकरण 1। अब वैसे ही दूसरी शर्त क्या दी है आपको, दूसरी शर्त के अनुसार यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चलना शुरू करेंगी तो अब क्या होगा, अब ये जो स्पीड है वो माइनस नहीं होंगी, अब वो प्लस होंगी। अब स्पीड क्या होंगी, प्लस होंगी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन बदल गई। जब एक डायरेक्शन में थी तो स्पीड माइनस हो रही थी, जब अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी, एक दूसरे की तरफ चलेंगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट में अगर गाड़ियाँ आमने सामने से टकराएंगी तो नुकसान ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो होती है वो उसमें जुड़ जाती है। तो एक गाड़ी 20 की स्पीड से आ रही है, दूसरी 50 की स्पीड से आ रही, तो वो जो टकराएंगी तो 70 की स्पीड से टकराएंगी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो इसको। तो इसमें स्पीड क्या होंगी आपकी, प्लस होंगी। तो x जमा वाई जो है वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर माइनस हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर दोनों स्पीड क्या हुई आपकी, प्लस हुई। तो 1 घंटे बाद ये मिली, इसीलिए 1 घंटे में जो कार A है वो कितना चलेगी, x, कार B चलेगी y, और ये दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी तो x जमा वाई बराबर है 100। तो इसको भी हम व्यापक रूप में लिखें तो x जमा वाई माइनस 100 बराबर है 0। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरण आपके पास है जिनको आपने हल करना है। पहला समीकरण x माइनस वाई माइनस 20 बराबर है 0, और दूसरा समीकरण x जमा वाई माइनस 100 बराबर है 0। हम लगाएंगे 23/12 का सूत्र। 23/12 का सूत्र लगा दें तो आप देखें दूसरे नंबर पे है -1 और 1, तीसरे नंबर पे है -20 और -100, पहले नंबर पे 1 और 1, और दूसरे नंबर पे -1 और 1। लगा दिए तीर के निशान, ऊपर लिख दिया x y और 1, और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बटा 100, अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस, तो जमा 20, y बटा -20 गुणा 1 -20, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 100 एकम 100, 1 बटा 1 एकम 1, और माइनस माइनस प्लस, तो जमा 1। अब 100 में 20 जोड़े आ जाएगा 120, तो x बटा 120, 100 में से 20 गए 80, तो y बटा 80 बराबर है 1 बटा 2। तो वैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो x बटा 120 आ जाएगा आपका 1 बटा 2 के बराबर, और y बटा 80 आ जाएगा 1 बटा 2 के बराबर। तो x आ जाएगा 120 बटा 2, और 120 बटा 2 कितना होता है, 60। तो x आ गया आपके पास 60। वैसे ही y आ जाएगा 80 बटा 2, और 80 बटा 2 कितना होता है, 40। तो x 60 है और y 40 है। तो अतः स्थान A से चलने वाली कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थान B से चलने वाली कार की जो चाल है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो वज्र गुणन विधि है, इसको आप अच्छे ढंग से, अगर 2 क्वेश्चन भी आपने अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो आप किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लें इसको। वैसे ही चलते हैं हम अगले भाग पे, चौथे प्रश्न के 5वें भाग पे। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो लंबाई और चौड़ाई को मानेंगे। तो माना आयत की लंबाई x इकाई और आयत की चौड़ाई जो है वो y इकाई है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब xy। तो इसलिए आयत का क्षेत्रफल xy वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। अब पहली शर्त के अनुसार आपको क्या दिया है कि जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो लंबाई को 5 इकाई कम कर दो
और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दो, तो क्या बन जाएगा x माइनस 5 गुणा वाई जमा 3। तो उससे क्षेत्रफल जो आएगा वो पहले वाले क्षेत्रफल से 9 इकाई कम आ जाएगा, तो मतलब एक्स वाई माइनस 9 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करें तो अंदर गुणा करें, x को y से गुणा किया आ गया एक्स वाई, x को 3 से गुणा किया आ गया 3x, माइनस 5 को y से गुणा किया आ गया माइनस 5y, और माइनस 5 को 3 से गुणा किया आ गया माइनस 15 बराबर है एक्स वाई माइनस 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि ये बराबर के एक दूसरी तरफ है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। इस माइनस 9 को आप इस तरफ ले आइए और माइनस 15 में से जमा 9 किए तो रह जाएगा माइनस 6। तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर है 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं। अब वैसे ही दूसरी शर्त के अनुसार आपको क्या दिया है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो। तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ाने का मतलब हो गया x जमा 3, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने का मतलब है y जमा 2। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स वाई जमा 67। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करें हम, x को y से गुणा किया एक्स वाई, x को 2 से गुणा किया 2x, 3 को y से गुणा किया 3y, और 3 को 2 से गुणा किया आ गया 6 बराबर है एक्स वाई जमा 67। तो पहले की तरह ही एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, और 67 को इस तरफ ले आइए, अब तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 67 माइनस किए रह जाएंगे माइनस 61, और आपके पास जो समीकरण बन जाएगा वो है 2x जमा 3y माइनस 61 बराबर है 0। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इनको हल करना है। तो ये जो 2 समीकरण हैं ये हैं 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर है 0, और दूसरा समीकरण 2x जमा 3y माइनस 61 बराबर है 0। और अब हम लगाएंगे 23/12 का सूत्र। तो 23/12 का सूत्र लगा दिया। दूसरे नंबर पे -5 और 3 है, तीसरे नंबर पे -6 और -61 है, पहले नंबर पे 3 और 2 है, दूसरे नंबर पे -5 और 3 है। लगा दीजिए तीर के निशान, ऊपर लिख दीजिए x y और 1, और अब इसको हल कीजिए। तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 61 पंजे होते हैं 305, तो x बटा 305 यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 तिये 18, y बटा -6 गुणा 2 हो गए -12, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 61 तिये हो गए 183। वैसे ही 1 बटा 3 तिये 9, और माइनस माइनस प्लस हो गए 5 दूने 10। अब 305 में आप 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 323। 183 में से 12 माइनस करेंगे रह जाएगा 171, और 10 और 9 को जमा करेंगे आ जाएगा 19। तो अब पहले और तीसरे समीकरण को ले लें। x बटा 323 आ जाएगा 1 बटा 19 के बराबर, और y बटा 171 आ जाएगा 1 बटा 19 के बराबर। तो x आ जाएगा 323 बटा 19 जो कि 17 के बराबर होता है, y आ जाएगा 171 बटा 19 जो कि 9 के बराबर होता है। तो x और y के मान हमने निकाल दिए। तो अब आयत की विमाएं मतलब लंबाई कौन है x, तो इसलिए लंबाई कितनी होगी 17 इकाई। वैसे ही चौड़ाई जो है वो y मानी है हमने, तो चौड़ाई आ जाएगी 9 इकाई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। वैसे ही चलते हैं। अच्छा, इसी के साथ मेरा ये जो वीडियो है सेकंड पार्ट ये ख़त्म होता है। थैंक यू।